Dear students, in this lecture we will study various types of statistics and the general steps that we follow to obtain the distribution law for a particular type of statistics. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में। फर्स्ट है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, सेकंड है क्वांटम मैकेनिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर हम कहें क्वांटम स्टैटिक्स। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स में? तो आपका जब क्लासिकल स्टैटिक्स की आप बात करते हैं तो उसमें पार्टिकल्स आपके डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब आप पार्टिकल्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम स्टैटिक्स की, तो क्वांटम स्टैटिक्स जहाँ अप्लाई होता है वहाँ पे पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, मतलब आप एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से अलग नहीं कर सकते। सपोज़ अगर मैं बात करूँ क्लासिकल स्टैटिक्स की, तो सपोज़ हमारे पास दो बॉल्स हैं, तो हम दो अलग अलग उनको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ योर बॉल फर्स्ट एंड दिस इज़ योर सेकेंड बॉल। बट अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, तो हम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऐसे अलग अलग देख के नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है कौन सा सेकेंड है। तो इस केस में जो आपके पार्टिकल हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो यहाँ पे जो आपको लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू क्वांटम स्टैटिक्स। क्लासिकल स्टैटिक्स में आपने कहा था कि जो वॉल्यूम है उसको यू कैन मेक इट एज स्मॉल एज पॉसिबल, इवन यू कैन इट कैन इवन अप्रोच टू ज़ीरो। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम स्टैटिक्स में, वहाँ पे वॉल्यूम का जो मिनिमम वैल्यू है वो एच क्यूब हो सकता है, जहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। एच क्यूब से स्मॉलर वॉल्यूम का जो सेल है आप फेस स्पेस में नहीं बना सकते क्वांटम स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग। तो क्लासिकल स्टैटिक्स में जो आप फेस स्पेस में सेल्स बना रहे हैं, फेस स्पेस में कंपार्टमेंट्स के अंदर सेल्स आप बनाते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर सेल में कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, इस पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम स्टैटिक्स की, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू हैव फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक और बोल्ट्स आइंस्टाइन स्टैटिक, आप पार्टिकल्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कहने का मतलब है क्वांटम स्टैटिक्स में देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शंस। क्लासिकल स्टैटिक्स का जो एग्जाम्पल है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है। क्वांटम स्टैटिक्स में आपके पास दो तरह के स्टैटिक्स हैं। पहला है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक, दूसरा है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। तो हम इसका जो डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो पहले सबसे पहले बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ये किसने बनाया? जो आपका बोस और आइंस्टाइन ने, दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी, उसको बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स बोल दिया। और फर्मी और डायरेक्ट का जो मिलकर काम हुआ उसको फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स आपने बोल दिया। तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स में पहला रूल तो ये है कि एक सेल में कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यही बात अगर मैं फर्मी डायरेक्ट के लिए कहूँ तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल आ सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका जो फर्मी स्टैटिस्टिक्स है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, इस केस में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो आपके जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर पार्टिकल स्टडी कर रहे हैं, आप सिर्फ वही पार्टिकल स्टडी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो कि पॉली डायरेक्ट, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कराएं। क्या होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? इट सेज दैट नो टू पार्टिकल्स कैन हैव अ सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सेल के अंदर एक ही पार्टिकल आपका आएगा अगर आप बात कर रहे हैं फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स की। अब कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आप स्टडी करते हैं यूजिंग बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स? वो पार्टिकल्स जिनका इंटीग्रल स्पिन होता है, उन पार्टिकल्स को आप यूजिंग बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं, और उन पार्टिकल्स को आप बोलते हैं बोसॉन। और वहीं जो पार्टिकल जिनका हाफ इंटीग्रल स्पिन है उनको फर्मियंस बोलते हैं, और वो फर्मियंस आप स्टडी करते हैं अंडर फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। आपके एग्जाम्पल क्या है? फर्मियंस में सबसे टिपिकल एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, और बोसॉन में सबसे टिपिकल एग्जाम्पल है आपके फोटॉन्स। तो स्टैटिस्टिक्स एक जनरल हमने ओवरव्यू लिया टाइप्स का। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। क्लासिकल में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, क्वांटम में फर्मी डायरेक्ट एंड बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है। क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं? तो हमने डिफरेंट डिफरेंट जो एजम्पशन है इन स्टैटिस्टिक्स की वो अभी तक पढ़ ली है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमें दो पार्टिकल्स को दो सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आप तीनों स्टैटिस्टिक्स से डिस्ट्रीब्यूट करके बताएं और हमें बताएं कि कितने आपके पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो पहली बात करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आप दो पार्टिकल को दो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो
पहली बात तो ये कि आपके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्योंकि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है तो पार्टिकल होते हैं डिस्टिंग्विशेबल और इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मतलब ऐसा जैसे आपके पास क्वांटम में तो ये होता है, फर्मी डायरेक्ट की जब आप बात करते हैं तो आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कराना ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके या तो, और बिकॉज पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल तो आपको अलग अलग उनको डिस्टिंक्ट आपने ए और बी से उसको कर रखा है। तो दो बॉक्सेस में दो पार्टिकल है, या तो ए फर्स्ट में आ जाए बी सेकंड में आ जाए, या फिर बी फर्स्ट में आ जाए और ए सेकंड में आ जाए। ये दोनों ही केस डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि आपके जो पार्टिकल हैं ए और बी वो एक दूसरे से अलग हैं। या फिर क्या हो जाए कि दोनों ही पार्टिकल फर्स्ट बॉक्स में आ जाए या फिर दोनों ही पार्टिकल सेकंड बॉक्स में आ जाए। तो इस तरीके से क्लासिकली अगर मैं बात करूँ दो पार्टिकल्स की दो बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके चार पॉसिबल अरेंजमेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास दो डिफरेंट तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो पहले बात करते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में। अगर आप दो पार्टिकल को दो बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो किस तरीके के अरेंजमेंट आपके पास आ सकते हैं। पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब आप यहाँ पे ए भी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ए बी को आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए आपने इसको यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कितने भी पार्टिकल्स एक आपका जो सेल है उसमें आ सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से इसमें तीन डिफरेंट केसेस होंगे। फर्स्ट केस क्या है? दोनों ही पार्टिकल फर्स्ट बॉक्स में आए। थर्ड केस क्या है? दोनों ही पार्टिकल लास्ट बॉक्स में आए। और सेकंड केस क्या है कि आपका एक पार्टिकल एक बॉक्स में रहे। क्योंकि पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इस तरह का केस बनेगा जिसमें पहला पार्टिकल जो आपके दोनों ही पार्टिकल है उनमें से कोई एक एक बॉक्स में होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की, तो इस केस में तीन पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। वहीं फर्मी डायरेक्ट में, क्योंकि आपके पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रिस्ट्रिक्टेड है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल होना चाहिए। तो जो आपका ये वाला पॉसिबिलिटी था जो किस केस में आया हुआ था वो इस केस में बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको आने नहीं दे रहा है, वो इसको फॉरबिड करता है। तो इस वजह से जब आप बात करते हैं फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू पार्टिकल इन टू बॉक्सेस का सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। तो आपने केस तो सेम रखा कि आपने दो पार्टिकल को दो सेल्स में डिवाइड कर रखा है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया इसको स्टडी करने के लिए, आपके पास डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कितने आउटकम्स आएंगे वो डिपेंड करेगा कि आप अपने सिस्टम को किस स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से स्टडी कर रहे हैं। बट आप क्या निकाल रहे हैं, एम क्या होता है हमारा? हमें पहले सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉज निकालने होते हैं कि आपका अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी सिस्टम में जिसकी टोटल एनर्जी u है, तो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं वो बताते हैं उसके। तो जो तीनों ही आपके तीनों ही तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज निकालने का तरीका है वो सेम है। डिफरेंस क्यों आता है फिर रिजल्ट में? क्योंकि आपकी अप्रोच डिफरेंट है। अप्रोच डिफरेंट है मतलब कि जो आपके जो डिस वो है कि द थिंग्स दैट यू हैव डिफाइंड हियर, कुछ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ में पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं, कुछ में इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो जो आपकी ये सारी एजम्पशंस हैं, ये सारी की सारी एजम्पशंस आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको चेंज करा देती हैं। ठीक है? तो बेसिक अप्रोच क्या है? आप किसी भी स्टैटिस्टिक्स में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालना चाह रहे हैं तो पहला स्टेप होता है इक्विलिब्रियम स्टेट की सर्च। तो हमें इक्विलिब्रियम स्टेट बतानी होती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है? जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है उसको आप इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी क्योंकि एक बहुत लार्ज नंबर होते हैं हमारे नेचुरल सिस्टम्स के, तो हम डब्लू को मैक्सिमम ना करके लोग डब्लू को मैक्सिमम करते हैं। लोग हमने क्यों लिया? क्योंकि जो आपका नेचुरल स्टेटिस्टिकल सिस्टम्स है उसमें जो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी का ये जो नंबर आता है ये बहुत लार्ज होता है। तो उस चीज़ को आप स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप लॉगरिथमिक स्केल पे इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे लॉग डब्ल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका डिफ्रेंसिएशन है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है सर्च फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम। और इस स्टेप से आपका क्या आया कि पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए आपका सिस्टम जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालना चाह रहे हैं। दूसरी कंडीशन है पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर। पार्टिकल्स का नंबर एक बार जो आपने शुरुआत में ले लिया आप उसको फिक्स रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम शुड रिमेन फिक्स। अगर आपका एन फिक्स रह रहा है, एन क्या है? मान लो कि आपने एक सिस्टम ले रखा है जिसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं, सपोज आपका एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम वी है, उसके अंदर आपने गैस पार्टिकल्स डाल रखे हैं।
गैस पार्टिकल्स मोशन में है, डायनामिक सिस्टम है। मान लो कि गैस पार्टिकल्स का जो एनर्जी है वो 0 से लेके यू के तक है, मतलब जो उनका काइनेटिक एनर्जी है। कुछ पार्टिकल रेस्ट पे हैं, कुछ पार्टिकल बहुत ही फास्ट यू के एनर्जी से मूव कर रहे हैं। हमने अब क्या किया, इस एनर्जी रेंज को आपने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 अप टू के कंपार्टमेंट्स कहें, इंटरवल्स कहें, उनमें आपने डिवाइड कर लिया। और आप ये कह रहे हैं कि इस U1 एनर्जी रेंज में N1 पार्टिकल्स है, U2 एनर्जी रेंज में N2 पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से U के एनर्जी रेंज में N के पार्टिकल्स हैं। तो जो आपके ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर, इन सब का जो सम है, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो आपके सिस्टम में सेम रहने चाहिए। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, योर एन शुड बी कांस्टेंट। एन कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, समीशन आई 1 to k एन आई दैट शुड कांस्टेंट, क्योंकि ये इसके इक्वल ही है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू, इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए, इस डिफ्रेंशिएशन शुड बी जीरो। माय अपोलॉजीज, यहाँ पे जीरो है, तो ये डिफ्रेंशिएशन आपका ज़ीरो होना चाहिए। और कंडीशन फॉर टोटल एनर्जी क्या है, अगर आपका जो कंपार्टमेंट फर्स्ट है उसके अंदर Ni पार्टिकल्स है और जो उसकी एनर्जी है, उसकी उन पार्टिकल्स की जो मीन एनर्जी है वो Ui है, तो आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट में एनर्जी कितनी हुई, NiUi। सेकंड कंपार्टमेंट में एनर्जी N2U2, यहाँ पे N1U1 है, सॉरी, दिस इज योर N2U2। इसी तरीके से केथ कंपार्टमेंट में N के यू की एनर्जी हुई, और जो आपकी टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए ज़ीरो। तो आपके पास कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम को आप किसी भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालना चाहते हैं, तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, दूसरी कंडीशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, थर्ड कंडीशन है टोटल एनर्जी के ऊपर। तो ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगी तो ही आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाल सकते हैं। तो इनको एक ही इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 2 है जो एन वाली थी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल से कंसर्न रखती है, उसको माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 3 को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया, और इन सबको आपने इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दिया। और इस तरीके से जो आपका ये इक्वेशन आया, एक जनरल इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं टू गेट द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन टू स्टडिंग। ओके, तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।